हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। आरव ने अपनी मासूम लेकिन तेज आवाज में, जो उस शांत कमरे में गूंज उठी, पूछा, मम्मी, आप इन आंटी लोगों को इतनी नरम नरम रोटियां और खीर क्यों दे रही हो? जब दादी हमारे साथ रहती थी तब तो आप उन्हें हमेशा कहती थी कि बुढ़ापे में ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। जब दादी के दांत दर्द करते थे और वो नरम रोटी मांगती थी तब तो आप उन्हें सूखी और कड़क रोटियां ही देती थी। कमरे में अचानक सन्नाटा सा गया। जो महिलाएं खाना खा रही थी उसके हाथ रुक गए। मेघा के घर में आज सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। रसोई में तरह तरह के पकवानों की मनमोहक सुगंध उठ रही थी। आज मेघा की सास यानी सुमित्रा देवी की पहली पुण्यतिथि थी। मेघा और उसके पति विकास ने अपनी मां की याद में शहर के एक बहुत बड़े वृद्धाश्रम से 11 बुजुर्ग महिलाओं को भोजन पर आमंत्रित किया था। दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा की कोई कमी न रह जाए, उसके लिए मेघा ने शहर के सबसे महंगे हलवाई को बुलाया था। चांदी के बर्तनों में भोजन परोसने की व्यवस्था की गई थी। मेघा आज हल्के रंग की रेशमी साड़ी पहने, माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई, बिल्कुल एक आदर्श और संस्कारी बहू लग रही थी। जो भी मेहमान आ रहा था, मेघा नम आंखों से उन्हें अपनी सास के किस्से सुना रही थी। वह बता रही थी कि कैसे उसकी सास के जाने के बाद घर सूना हो गया है और उनके बिना एक दिन भी काटना कितना मुश्किल हो रहा है। वहां मौजूद हर रिश्तेदार मेघा की तारीफों के पुल बांध रहा था। आजकल की बहुत कहा इतना करती है। मेघा ने तो अपनी सास को देवी की तरह पूजा है। मेघा की एक दूर की सासी ने पास बैठी दूसरी महिला से फुसफुसाते हुए कहा। मेघा यह सब सुन रही थी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरा अभिमान झलक रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसने समाज के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। लेकिन घर के एक कोने में खड़ा 8 साल का आरव, मेघा का बेटा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मासूम मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, जो उसके छोटे से दिमाग में उलझाने का जाला बुन रहे थे। दोपहर के 12 बजते ही वृद्धाश्रम की वैन घर के दरवाजे पर आकर रुकी। मेघा और विकास ने आगे बढ़कर सभी बुजुर्ग महिलाओं का स्वागत किया। मेघा ने बहुत ही श्रद्धा भाव से उन सभी को सम्मान पूर्वक घर के अंदर बुलाया और उनके लिए बिछाए गए विशेष आसनों पर बिठाया। उसने अपने हाथों से उनके पैर धुलाए और उन पर गुलाब जल से छिड़का। इसके बाद भोजन परोसने का सिलसिला शुरू हुआ। मेघा खुद अपने हाथों से पूड़ियाँ, मुलाई, कोफ्ता, मटर पनीर और केसरिया खीर पिरोस रही थी। वह हर महिला से बहुत ही मीठा से पूछ रही थी, माँ जी, थोड़ा और लीजिए ना। माँ जी, यह खीर मैंने खास अपने लिए बनाई है।
बिल्कुल नरम है, आपको चबाने में तकलीफ नहीं होगी। आरव यह सब देखकर और भी हैरान हो गया। वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया और उसकी साड़ी का पल्लू खींचते हुए खड़ा हो गया। मेघा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? जाओ, अभी तुम बाहर जाकर खेलो। मैं माजी लोगों को खाना खिला रही हूँ। आज तुम्हारी दादी का दिन है ना, हम उन्हें याद कर रहे हैं। आरव ने अपनी मासूम लेकिन तेज आवाज में, जो उस शांत कमरे में गूंज उठी, पूछा, मम्मी, आप इन आंटी लोगों को इतनी नरम नरम रोटियां और खीर क्यों दे रहे हो? जब दादी हमारे साथ रहती थी तब तो आप उन्हें हमेशा कहती थी कि बुढ़ापे में ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। जब दादी के दांत दर्द करते थे और वो नरम रोटी मांगती थी तब तो आप उन्हें सूखी और कड़क रोटियां ही देती थी। कमरे में अचानक सन्नाटा सा गया। जो महिलाएं खाना खा रही थी उसके हाथ रुक गए। रिश्तेदारों के बीच चल रही फुसफुसाहट एकदम बंद हो गई। मेघा को चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। उसने झेपते हुए आरव का हाथ पकड़ा और उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हुए दबे स्वर में कहा, चुप कर आरव, क्या बोल रहा है तू? बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते, जा अपने कमरे में जा। लेकिन आरव कहाँ रुकने वाला था। बच्चों का मन तो आईने की तरफ साफ होता है, जो दिखता है वही दिखाते हैं। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए फिर कहा, नहीं मम्मी, आप मुझे हमेशा सब बोलने के लिए कहती हो ना। आप इस आंटी लोगों के पैर क्यों छू रहे हो? जब दादी जीवित थी तब तो आप उनके कमरे में भी नहीं जाती थी। आप हमेशा कहती थी कि दादी के कमरे से दवाइयों की अजीब सी बदबू आती है। जब दादी आपको अपने पास बैठने के लिए बुलाती थी तब आप कहती थी कि आपके पास फालतू समय नहीं है, तो अब आप इन अनजान आंटी लोगों के पास बैठकर इनसे इतनी मीठी बातें क्यों कर रही हो? क्या दादी ऊपर आसमान से यह सब देखकर खुश हो जाएगी? वो तो हमेशा अपने अंधेरे कमरे में अकेली रोती रहती थी। और आरव के इन मासूम लेकिन तीखे सवालों ने मेघा के उस मुखौटे को तार तार कर दिया जिसे उसने सुबह से पहन रखा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें मेघा पर गड़ी थी। उन नजरों में अब तारीफ नहीं बल्कि तिरस्कार था। वृद्धाश्रम से आई एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से अपनी पतल से हाथ हटा लिया और हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, जीते जी जो प्यार और सम्मान न मिल सका वो मरने के बाद इस चांदी के बर्तनों और छप्पन भोग से नहीं मिलता। मेरी मरे हुए इंसान को तुम्हारी खीर नहीं बल्कि जीते जी तुम्हारे दिल गए दो मीठे बोल शाही होते हैं। इतना कहकर वह महिला खड़ी हो गई। बाकी महिलाओं ने भी भोजन वही छोड़ दिया। विकास जो शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया।
देखते ही देखते सारे मेहमान भी बहाना बनाकर वहां से खिसकने लगे। मेघा अपने ही घर में अपने ही रचे गए दोग के बीच अकेली खड़ी रह गई। उसके हाथों से परोसने वाला बर्तन छूटकर गिर गया था। वह भागकर अपने बेडरूम में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फुट फुटक कर रोते हुए उसने अपना फोन उठाया और अपनी माँ सुधा को कॉल किया। फोन उठाते ही मेघा सिसकते हुए बोली, मम्मी, आज आरव ने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करा दी। मेरे सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। इतने लोगों के सामने मुझे निस्सा दिखा दिया। न जाने उस बच्चे के दिमाग में ये सब उल्टी सीधी बातें कौन भरता है। सुधा ने सारी बात बहुत ही धैर्य से सुनी। मेघा को उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे सांत्वना देगी और आरव की गलती निकालेगी, लेकिन सुधा की आवाज बहुत गंभीर और ठंडी थी। मेघा, आरव ने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की है। उसने तो बस वह सच बोला है जिसे तुम और यह समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। सुधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चे गीली मिट्टी को तरह होते हैं। वे वही सीखते और देखते हैं जो हम उसके सामने कहते हैं। तुमने सुमित्रा जी के साथ जो व्यवहार किया, आरव ने वो सब अपनी आंखों से देखा है। जब सुमित्रा जी जिंदा थी तब तुमने उन्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक बोझ समझा। उनके खांसने से तुम्हें चीड़ होती थी। उनकी जरूरतों को तुमने हमेशा अनदेखा किया। तुम भूल गई थी कि वह तुम्हारे पति की माँ है और इस घर की नींव है। मेघा रोते हुए बोली, लेकिन मम्मी, मैंने यह सब आज उनकी शांति के लिए ही तो किया था। तुम बस दुनिया को दिखाना चाहती थी कि तुम कितनी अच्छी बहू हो। सुधा ने मेघा की बात काटते हुए कहा, श्राद्ध का असली मतलब मरे हुए लोगों को खाना खिलाना नहीं होता, बल्कि उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करना होता है। जो श्रद्धा तुम्हारे दिल में जीते जी उनके लिए कभी नहीं जागी, वो आज उनके मरने के बाद अचानक कैसे आ गई। यह श्रद्धा नहीं मेघा, यह सिर्फ एक दिखावा था और एक छोटे बच्चे का मन इस दुनियादारी के पर्दों को नहीं समझता। वह ढोंग और सच्चाई के बीच क्या फर्क बहुत अच्छी तरह जानता है। सुधा की बातें मेघा के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। तो अब मैं क्या करूं मम्मी? सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? लोगों की चिंता छोड़ो मेघा, अपने अंदर झांककर देखो। तुमने अपनी सास के साथ जो किया उसे तो अब तुम बदल नहीं सकती, लेकिन आरव ने आज तुम्हें जो आईना दिखाया है उससे तुम्हें सबक लेना चाहिए। फोन आरव को दो। मेघा ने कांपते हाथों से फोन बाहर खड़े आरव को थमा दिया। हेलो नानी, आरव की उदास आवाज आई। बेटा आरव, सुधा ने अपनी आवाज में दुनिया भर का प्यार भरते हुए कहा, तुमने आज बिल्कुल सही बात कही। जो लोग भगवान के पास चले जाते हैं
हम उनके नाम से अच्छे काम करते हैं ताकि उन्हें याद रख सके। लेकिन तुम्हारी मम्मी को यह बात आज समझ आई है कि असली पूजा किसी को जीते जी खुश करना है। तुम्हारी मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दादी को बहुत याद कर रही है, इसलिए शायद आज रो रही है। तुम अपनी मम्मी से नाराज मत होना, बल्कि उन्हें गले लगाकर कहना कि आगे से हम सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे। फोन कटने के बाद मेघा ने आरव की तरफ देखा। आरव ने आगे बढ़कर अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और बोला, रो मत मम्मी, दादी ऊपर से सब देख रही है। अगर आप प्रॉमिस करो कि अब से आप कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगी, तो दादी आपको माफ कर देगी। मेघा फुटफुटाकर रोने लगी। उसने आरव को सीने से लगा लिया। आज उसे अपनी गलती का सच में एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि हुए मरे हुए इंसान के लिए किए गए कर्मकांड कभी भी उस पाप को नहीं धो सकते जो अपने उन्हें जीते जी दुख देकर कमाया है। आज एक 8 साल के बच्चे ने अपनी माँ को जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा पाठ पढ़ा दिया था। मेघा ने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची इंसानियत और प्रेम के साथ जिएगी। क्या आपको भी लगता है कि समाज में लोग जीते जी अपनों की कद्र नहीं करते और जाने के बाद दिखावा करते हैं? इस कहानी के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे ही मार्मिक कहानियाँ पढ़ने के लिए वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।